प्रेसिडेंट जेलेंस्की की आर्मी मतलब कि यूक्रेन की सेना अभी से मात्र कुछ घंटा पहले एक ही शॉट में मतलब कि एक ही हमला में 400 से भी ज़्यादा रशियन आर्मी को मार दिया। हो सकता है कि रशिया जल्दी ही एक एटॉमिक अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर और ये पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में दूसरा बार होगा जब कोई कंट्री किसी कंट्री के ऊपर एटॉमिक अटैक करेगा। पिछला बार अमेरिका किया था जापान के ऊपर और उसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था और हो सकता है इस बार वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए इस एटॉमिक अटैक के साथ। तो पूरा देखते रहिए क्योंकि कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर ऐसे ही एटॉमिक अटैक नहीं कर सकता। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न होता है। इस वीडियो में आज हम लोग खुल के उस सब पे बात करेंगे कि क्यों रशिया बौखला के एटॉमिक अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर, वो भी इसी ठंडी में। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और वैसे इस वार में अभी तक 2 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स मर चुके हैं दोनों साइड से, रशियन साइड और यूक्रेनियन साइड दोनों मिला के 2 लाख सोल्जर्स मर चुके हैं। तो आखिर अचानक से ये 400 सोल्जर्स जो मरे हैं रशिया के, उसका इतना हवा क्यों मचाया जा रहा है? इसको चारों तरफ आप लोग न्यूज़ में या फिर शॉर्ट्स में देख रहे होइएगा। तो इसके पीछे का जो रीज़न है, ये जो इससे पहले जो भी रशियन सोल्जर्स मरते थे या यूक्रेनी सोल्जर्स मरते थे वो यूक्रेन के ही एरिया में मरते थे। मतलब कि रशिया अटैक करता था यूक्रेन के ऊपर और उसको यूक्रेन के आर्मी डिफेंड करते हुए मरते थे और रशियन अटैक्स करते हुए मरते थे। लेकिन इस बार जो रशियन आर्मी मरा है, मतलब कि रशिया के सोल्जर जो इस बार मरे हैं, वो इस बार मरे हैं रशियन ऑक्यूपाइड एरिया में। मतलब कि वो एरिया जिसको रशिया पहले ही यूक्रेन से कब्जा चुका है और उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। वहीं पे एक मिलिट्री कैंप वो लोग बनाए जिसमें कि उनके मिलिट्री के सारे आदमी रह सके। और उसी एरिया पे, उसी कैंप पे रात के समय में अचानक से यूक्रेन का आर्मी आया। वैसे तो रशिया और यूक्रेन का लड़ाई पिछले 10 महीना से चल रहा है और इस 10 महीना में 2 लाख से भी ज़्यादा सैनिक रशियन साइड और यूक्रेनियन साइड दोनों मिला के मरा है। लेकिन बहुत ही कम वॉर का ऐसा सिचुएशन आया जब ये वॉर हाईलाइट में आता है। उसी तरह आज ये वॉर एक बार फिर हाईलाइट में आया है जब रशिया का 400 सोल्जर्स मरा है। तो यहाँ पे गौर करने वाला 2 बात है जो कि इस पूरे इवेंट को हाईलाइट में डाल रहा है। पहला रीज़न ये है कि ये जो सारे सोल्जर्स मरे हैं वो सारे रशियन ऑक्यूपाइड एरिया में मरे हैं। मतलब कि जो एरिया को रशिया कब्जा चुका था यूक्रेन से, वहीं पे यूक्रेनियन आर्मी वापस गए वो एरिया को रिटेन करने के लिए, वापस से रशिया से छीनने के लिए, और जाके एक भयानक जंग हुआ जिसमें कि ऑफकोर्स अगर 400 आर्मी एक बार में रशिया का मर रहा है तो उस एरिया में यूक्रेनी आर्मी का जीत हुआ और वो एरिया भी यूक्रेन के अंडर में भी आ चुका है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इस इवेंट का वो ये है कि जो वेपन्स यूज़ किया गया था इस अटैक में यूक्रेन आर्मी के द्वारा, वो सारा प्रोवाइड किया था यूएसए। और सबसे तबाही जो मचाया था इस वॉर में ये वेपन वो था हिमार्स 124। ये एक ऑटोमेटिक रॉकेट सिस्टम है जिसमें कि आपको काफ़ी सारा मिसाइल्स और रॉकेट्स एक ही बार में फायर होता है और आपके टारगेट पे जाके गिरता है और आपके टारगेट को पूरा तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इंडिया के पास भी सेम ऐसा ही एक मिसाइल सिस्टम है जिसको कि हम लोग कहते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम। और हिमार्स 142 और पिनाका रॉकेट में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस पिनाका का है क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना है और हिमार्स 1990 के टाइम का बना हुआ है। लेकिन फिर भी इस जंग में पूरा गेम चेंजर वेपन यही रहा। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रशिया के सर का दर्द बना हुआ है वो ये है कि यूक्रेन को जो अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा है वो इतना ज़्यादा है जितना कोई देश अपने पूरे आर्मी पे खर्च नहीं करता है। इंडिया का पूरे साल का डिफेंस बजट है $76 बिलियन, वही चाइना का है $90 बिलियन, और वही जो अमेरिका मदद प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ यूक्रेन को वो है $113 बिलियन, जिसका सिर्फ उसको वेपन्स दिया जाता है। और इंडिया और चाइना का जो डिफेंस बजट है उसमें से आर्मी को सैलरी भी दिया जाता है, फिर आपको रिटायर आर्मी को सैलरी भी दिया जाता, मतलब कि रिटायर्ड वाले को पेंशन भी दिया जाता है, जो रिसेंट काम करते रहते हैं उनको सैलरी भी दिया जाता है। जबकि यूक्रेन के केस में $113 बिलियन का सिर्फ वेपन्स प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं यूक्रेन के पास अभी पूरा बम बारूद भरा हुआ है लड़ने के लिए और अभी इतना भयानक अटैक किया है जिससे रशिया का नींद उड़ा हुआ है। तो रशिया भी एक जाइंट सुपर पावर है, यूक्रेन के बनने से पहले भी था और उसके बाद भी रहेगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए पुतिन अभी कुछ बड़ा करने वाले हैं और एक सुपर कॉम्बैट बैटल डिक्लेयर कर दिया गया है रशिया के तरफ से।
और हो सकता है कि ये जो सर्दी पड़ेगा यूरोप में, उसमें आपको एक गेम चेंजिंग मोमेंट भी दिख सकता है, क्योंकि इस समय में यूरोप का सब नदी जम चुका होता है और ठंड के कारण हवा का भी डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण से कि हवा ना तो ज़्यादा स्पीड ट्रैवल कर पाता है और ना ही ज़्यादा दूर ट्रैवल कर पाता है। मतलब कि आप एक हिसाब से देखिए तो अगर इस समय में रशिया न्यूक्लियर अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ यूक्रेन के अंदर ही रह जाएगा। यूक्रेन के बाउंड्री के बाहर निकल करके किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री में उसका रेडिएशन नहीं जाने वाला है, ना हवा के माध्यम से ना पानी के माध्यम से। और इस रेडिएशन से रशिया भी पूरा सेफ रहेगा, क्योंकि दोनों सटा ही हुआ कंट्री है। और हो सकता है अभी रशिया अनाउंस भी कर दिया सुपर कॉम्बैट बैटल, जिसके अंतर्गत हो सकता है कि एक 12 से 21 किलोमीटर रेंज वाला न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया जा सकता है यूक्रेन के ऊपर, और उसी के साथ इस युद्ध का अंत होगा। क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है रशिया को इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ और जितना दिन तक कोई कंट्री वॉर करता है उसके इकोनॉमी के लिए उतना ही खराब रहता है। तो हो सकता है रशिया अब जल्दी से जल्दी इस मैटर को क्लोज करे। और भी आप अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक, कि हम आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट बना सकें।